हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडोनॉमी। और आज हम आप सभी के लिए एक क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बच्चों को परेशानी भी आती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज हम आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आए हैं उस चैप्टर पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी का आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा। इसके साथ में अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं है। आपको इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और आप बिलीव करिए कि जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। हर एक पेपर में क्वेश्चन रिपीट करे गए हैं, तो आप उनके उस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे और अपने बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। आपको अब करना क्या है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इधर-उधर किसी भी चीज़ों में। अब आपको एक पेन और पेपर लेके आपको कॉपी लेके लिखते जाना है, जो-जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, आपको उन सभी की प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलना है। इससे पहले भी मैंने आपके लिए बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसपे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी मैंने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आप सभी उन वीडियो को वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें कमेंट में आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट भी वहां से विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे काफी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे, और इस वीडियो के बाद आप सभी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, इस चीज की श्योरिटी मेरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह अपना फर्स्ट मोटिवेशन क्योट से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, रिग्रेट लेटर और स्टडिंग नाउ। आपके पास देखिए दो ऑप्शन है। अब आपके पेपर भी नियर है, तो अब आप या तो रिग्रेट करते रह जाएंगे हमेशा के लिए, जिंदगी भर की मैं उस टाइम पढ़ लिया होता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैंने ये चैप्टर भी कर लिया होता, काश ऐसा, तो रिग्रेट करते रह जाएंगे। या फिर आप चाहो तो अभी स्टडी कर सकते हो। देखिए, जो भी टाइम आपका चले गया है वो कभी भी लौट कर वापिस नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करते जाना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है, अपने को इम्प्रूव करते जाना है। पॉजिटिव लोगों में और नेगेटिव लोगों में क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव लोग करते हैं और सोचते हैं और करते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो अनसक्सेसफुल रहते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, सोचते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आप सभी को अभी से ही पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, आप सफलता बड़े आराम से पाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है ये। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम। देखिए, 5 आइडेंटिकल रजिस्टर है हमारे पास। सबसे पहले तो अगर आपको रजिस्टर ही नहीं पता कि रजिस्टर होते क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली रजिस्टर्स जो होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो आपके बहुत सारे जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर यूज किया जाता है रजिस्टर्स का। सर, काम क्या होता है रजिस्टर का? ये तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इनका यूज किया जाता होगा। पर काम क्या होता है सर? काम होता है रजिस्टर का, ये करंट के फ्लो को कम करता है। रजिस्टर का काम क्या होता है? करंट के फ्लो को कम करना। तो रजिस्टर, अभी कह रहे हैं 5 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं। तो देखिए, रजिस्टर्स जो होते हैं, इनको हम रजिस्टर्स को दिखाने का जो तरीका होता है, इनको इंडिकेट करने के लिए, वो कुछ इस तरह को हम रजिस्टर से दिखाते हैं। तो देखिए, रजिस्टर दो तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। या तो इन्हें आप ऐसे, एक रजिस्टर हो गया, फिर दूसरा रजिस्टर आपके पास हो गया, फिर तीसरा रजिस्टर हो गया, इस तरह से आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3। यहाँ आपके पास एक तरीका हो सकता है, इन रजिस्टर्स को आप पैरेलल में भी लगा सकते हैं, इस तरह से। ये जो होता है आपका, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, और जो ऊपर वाला आपने देखा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सर, पैरेलल और सीरीज में क्या लगा के क्या फायदा होगा? देखो, सीरीज है, ये जो आपका ये है सीरीज में, और जो नीचे वाले हैं रजिस्टर का जो ये है आपका कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल में है। तो यहाँ भी 3 रजिस्टर आपके सामने, R1, R2, R3। तो आप देखेंगे सीरीज वाले रजिस्टर्स में, अगर हमने मान लीजिए इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया, R2 और R3 के बीच में हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या पूरी सीरीज में इसमें करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। अगर तार कहीं से बीच में से कट गया आपका, तो जब तार ब्रेक हो गया तो आपका सर्किट जो है वो आपका ओपन सर्किट हो गया, तो फिर आपका जो है तीनों रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि जो पैरेलल है, पैरेलल में अगर आपने एक को तार को ब्रेक भी कर दिया, मान लीजिए आपने R1, ये जो तार है R1 तार को ब्रेक कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि R2 रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, R2 में जाएगा करंट, और R3 में भी करंट जाएगा। तो आपका अगर R1 ब्रेक भी हो गया तो R2 R3 पर कोई इंपैक्ट उसका नहीं पड़ा। तो पैरेलल में सबसे पहली खासियत यही होती है कि पैरेलल में आप सभी रजिस्टर्स को आप सेपरेटली
सेपरेटली वर्क करा सकते हैं, सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। अगर एक रजिस्टर इसमें से बंद भी कर दिया जाएगा तो भी इन जो बचे हुए रजिस्टर हैं सर्किट के अंदर वो उनमें करंट फ्लो करता जाएगा। जबकि सीरीज में क्या होता है, अगर एक भी आपने जगह से इसमें एक भी सीरीज में एक भी रजिस्टर को ब्रेक कर दिया या एक भी रजिस्टर को आपने कनेक्शन इसमें कट कर दिया तो कंप्लीट सीरीज में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। दूसरी बात होती है सीरीज में, सीरीज के अंदर क्या होता है बच्चों, जब सीरीज में रजिस्टर आपस में कनेक्ट होते हैं तो इन सभी के अंदर जो करंट होता है ना आई, करंट अगर आई है तो करंट सब में आई जाएगा। पर जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज जो होती है स्टूडेंट्स, वोल्टेज आपकी कम हो जाती है। वोल्टेज जैसे अगर V1 V2 V3 इन सब में R1 R2 R3 में सब में वोल्टेज जो होगी वो अलग अलग जाएगी, डिफरेंट होगी सभी में, जबकि करंट जो है सीरीज में सेम रहती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें हम एक चीज देखते हैं, करंट को ना, करंट को आप ये मान के चलिए ये है पानी, करंट जो होता है वो पानी है, और जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज होती है बच्चों, वोल्टेज है प्रेशर। अब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये एक पाइप है हमारे पास, इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर खूब सारा वाटर है, ठीक है, इसके अंदर मान लो इनफाइनाइट पानी है, पर बच्चों ये क्या इस टैप में से बाहर आएगा, आउटलेट में से पानी बाहर आएगा, आएगा बताओ? सर नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक सर पीछे से प्रेशर इसमें पानी का, इसमें पीछे से एग्जर्ट प्रेशर नहीं किया जाएगा, जब तक पानी बाहर इस टैप से या इस पाइप से बाहर नहीं आएगा। तो कुल मिला के एक बात समझ में आई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा है तो अगर पानी कम भी है ना आपके पाइप में, तब भी आपकी बाल्टी या जो भी आपने इसमें बकेट वगैरह लगाई है वो क्या होगी, कंप्लीटली फिल हो जाएगी। और खूब पानी है टैप के अंदर, खूब सारा पानी है, पर अगर प्रेशर नहीं है तो आपका जो बकेट होगा या जो भी आपने नीचे वेसल लगाई होगी उसके, वो इनकम्प्लीट फिल रह जाएगी, वो फिल इनकम्प्लीट क्या, वो फिल ही नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है तो पानी आएगा ही नहीं। तो कुल मिला के जो होता है सारा का सारा खेल किसका होता है, आपका वोल्टेज का। तो वोल्टेज को आप प्रेशर से मान के चलिए और करंट को आप मान के चलिए पानी से। अब आप सपोज करो सीरीज में है, सीरीज में एक पाइप है, पाइप में हमने सीरीज में पानी को बीच में से पानी ले रहे हैं, तो छेद कर दिए हमने, छोटे छोटे होल्स कर दिए। देखो सपोज करो ये एक पाइप है, उसमें हमने छोटे छोटे होल्स कर दिए, तो छोटे छोटे होल्स कर दिए तो इनमें क्या होगा, पहले में जो है पानी जो है ज्यादा आएगा, इस तरह से सब में क्या होगा, बाद वालों में बिल्कुल कम हो जाएगा पानी, शुरू वालों में सबसे ज्यादा पानी आ रहा होगा, क्योंकि शुरू में प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि लास्ट तक जाते जाते तक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको शुरू में ये इसलिए कॉन्सेप्ट बता दिया है क्योंकि आपको ये अब आगे वीडियो में काफी ज्यादा हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन बनाने में। तो सीरीज में क्या होता है, सभी में पानी तो आएगा पर सबके अंदर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो पहले में प्रेशर V1 है, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 प्रेशर आएगा। तो ये सीरीज का होता है। सीरीज में क्या होता है, अब आता है बच्चों पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सपोज करो ये एक बड़ी नदी आ रही है, तो इस बड़ी नदी को हमने तीन छोटी छोटी नदियों में ऐसे हमने बांट दिया। तो अब यहाँ क्या होगा बताओ, ये बड़ी नदी में जो पानी है वो तीन नदियों में जाएगा, तो देखो पानी तो कम जाएगा। तीनों नदियों में पानी का इक्वल जाएगा? नहीं सर, पानी इक्वल नहीं जाएगा। जो नदी आपने बड़ी बनाई है ना सर, उसमें ज्यादा पानी जाएगा और जो नदी छोटी है उसमें पानी कम आएगा। पर तीनों में जो वाटर का जो बच्चों फ्लो होगा वो तीनों में क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है, जो तीनों में पानी आएगा ना, ये तीन नदियां हैं आपकी, तीनों की नदियों में पानी तो आपका देखिए, जैसे अगर कोई ज्यादा आपने किसी नदी की अगर हमने चौड़ाई जो है विथ है वो ज्यादा रखी है तो उसके अंदर ऑब्वियसली पानी ज्यादा आएगा, और कोई नदी है जिसके अंदर हमने विथ जो है कम रखी है उसकी, तो उसमें पानी कम फ्लो करेगा। पर होता क्या है, तीनों में पानी का प्रेशर सेम रहेगा। तो ये होता है, इस तरह का हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में अब देखो आप रेजिस्टेंस में कैसे पैरेलल कनेक्शन का रोल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं हम आई करंट जाएगा, तो इसमें जो होगा I1 करंट आएगा, दूसरे वाले में I2 करंट जाएगा और थर्ड वाले में करंट I3 जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, तीनों में करंट अलग अलग जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है। पर जो वोल्टेज होगी बच्चों, वोल्टेज तीनों में आएगी सेम, वोल्टेज तीनों में सेम रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया, खुद ही आपने प्रैक्टिकली सोच के भी देख लिया है कि हाँ पानी पैरेलल में वोल्टेज क्यों सेम है, क्योंकि प्रेशर, वोल्टेज मींस प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट। और एक जो भी मेटल होगा उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कंप्लीटली एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। पेपर में काफी बार आपसे पूछा जाता है कि पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेज बताइए ओवर सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल में हमने सबसे पहली चीज देखी कि पैरेलल में क्या होता है आपका, पैरेलल में क्या होता है बच्चों,
पैरेलल में सबसे पहले तो आप जितने भी इसमें रजिस्टर्स हैं उन सबको आप सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि सीरीज में अगर हमने एक सर्किट को भी, एक रजिस्टर को भी ऑफ कर दिया तो फिर वो कंप्लीटली सर्किट क्या हो जाता है, आपको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। सीरीज में हमने देखा कि सभी रजिस्टर्स में करंट सेम रहता है, पर जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो सभी में क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और सभी सारा का सारा रोल जो होता है बच्चों, वो वोल्टेज का होता है। वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका जो है वर्क होगा। कोई भी आपका चाहे घर में फैन हो, चाहे हमारी ट्यूबलाइट हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे ओवन हो, चाहे एसी हो, कुछ भी हो, उन सब में वोल्टेज अगर अच्छी आती है, वोल्टेज ज्यादा आती है, तभी उनमें करंट फ्लो करता है। जबकि पैरेलल में वोल्टेज सभी रजिस्टर्स में सेम रहती है, करंट आपका सभी में डिफरेंट डिफरेंट जाता है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, सर सीरीज में जैसे रजिस्टेंस R1 R2 R3 है, तो टोटल रजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का? तो काफी बच्चे जानते भी होंगे कि टोटल जो रजिस्टेंस होता है सीरीज में वो क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल जो रजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। सर ये बात तो समझ में आ गई कि जो सीरीज में रजिस्टेंस होता है वो सभी रजिस्टेंस का सम होता है, पर ये आया कैसे सर, ये आप हमें बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया कि सभी सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है, वो जो करंट होता है वो सेम रहेगा, पर वोल्टेज जो होगी वो सभी में डिफरेंट जाएगी। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज क्या होगी बताइए? तो टोटल वोल्टेज होगी आपकी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई सीरीज में वोल्टेज तो सब में डिफरेंट जाएगी, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। बिल्कुल। और V का फॉर्मूला हम जानते हैं, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, सबने R इक्वल टू V अपॉन आई, या I को हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। यही तो ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V को मैं लिखूंगा आई आर, और V1 को क्या लिखेंगे, V1 क्या आ रही है, देखो पहले वाले रजिस्टर में वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास होता है आई आर, तो आई तो आई है, यहाँ पर करंट तो आई जाएगा, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1। इसी तरह दूसरे वाले में जाएंगे, इस वाले में तो आप देखेंगे वोल्टेज V2 निकालना है तो IR2 हो जाएगा, और V3 में आप देखेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास IR3। तो टोटल आपके पास आएगा IR1 प्लस IR, हम I क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो कि सब में कॉमन है I, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह I से आपके पास I कैंसिल हो जाएगा, और टोटल R जो आ जाएगी वो R1 प्लस R2 और R3। टोटल जो रजिस्टेंस है आपके पास वो इतना आ जाएगा। अब 10 रजिस्टर्स होंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू R10 आप कर देंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्टर और सर रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो रजिस्टर्स आपके डिवाइस होता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, हम रजिस्टर को खरीदेंगे, रजिस्टर आपका एक इलेक्ट्रिकल, या आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंपोनेंट है छोटा सा, ठीक है। जबकि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है उसकी, वो कितना करंट को अपोज करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, और रजिस्टर जो होता है आपका एक कंपोनेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आइए कि पैरेलल में कितना करंट फ्लो करता है। तो देखो पैरेलल में करंट कितना फ्लो करेगा वो हम चेक करते हैं। तो पैरेलल के लिए करंट के लिए आपके पास हो जाएगा, पैरेलल के लिए देखिए, पैरेलल में आपने देखा कि जो वोल्टेज होती है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है आपकी, सेम रहेगी, प्रेशर तो सेम रहेगा, जब तीन नदियों का पानी बटेगा तो प्रेशर तो सेम है, मतलब वोल्टेज तो सेम है, पर करंट जो है वो सब में अलग अलग जाएगा। तो करंट हमारे पास जो होगा, टोटल करंट होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट। तो अब आप बताइए मुझे कि I इक्वल टू क्या होगा, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V बाय आर। देखो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर, तो I की वैल्यू हो गई आपके पास V बाय आर। I1 आपके पास होगा, अब I1 निकालना है। I1 पहले वाले जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना जा रहा है, I1, तो I1 और वोल्टेज तीनों में जो जाएगी V जाएगी, तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगी वो V जाएगी। तो अब देखिए I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1, दूसरे में वोल्टेज सेम रहेगी, रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे में भी जो रेजिस्टेंस है वो R3 है। अब V अपॉन R हम तीनों में क्या लेंगे, V को कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपके पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपने देखिए काफी कुछ एक पहले क्वेश्चन में सीख लिया है। आपको भले ही इसमें टाइम लगाओ, पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं आप उसमें सीख सकते हो, फिर अब आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ये बात ध्यान रखिए कि जो रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसी तरह से इस वीडियो में काफी सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो में कि अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप सभी के सभी क्वेश्चन बनाओगे, और जब आपकी वीडियो एंड होगी तो एंड होने पर आपके लिए यही रिवॉर्ड होगा कि अब आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बना दोगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए, तो देखिए ये आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 1/5 ओम के। अच्छा एक चीज और होती है, देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। आपने देखा सीरीज में जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। भाई टोटल रेजिस्टेंस अगर पूरे सर्किट का, हम कंप्लीट सर्किट का सॉल्व करते हैं या फाइंड करेंगे तो कितना हो रहा है, सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पर अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में उनका क्या हो रहा है, इनवर्स। भाई देखो आप खुद देखो, 5 प्लस 3 कितना होगा 8, और 5 का इनवर्स कितना होगा 1/5, और 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3। तो ऑब्वियसली 1/5 तो बहुत कम वैल्यू, और 1/3 भी काफी ज्यादा कम है। तो रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में कंप्लीट सर्किट का काफी ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस आपका ऐड होता है, और पैरेलल के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है, पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो ओवरऑल क्या होता है, काफी ज्यादा कम हो जाता है। जबकि सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस आपके सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आता है सीरीज के केस में वो काफी ज्यादा आ जाता है, जबकि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा इस आइडेंटिकल रजिस्टर्स का। अगर 5 हमारे पास आइडेंटिकल रजिस्टर है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इन्हें सीरीज में ऐड करेंगे या पैरेलल में। अभी सर आपने पढ़ाया कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो ओवरऑल बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। तो 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो आएगा 1/5 प्लस 1/5। 5 बार हमें ऐड करेंगे ना 1/5 को, तो हम मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे इसकी, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, जब 5 रेजिस्टेंस को आप 5 रजिस्टर्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टडी वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ ऑफ 3 रजिस्टर, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो क्या क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें तीनों में 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, कौन सी सही है। भाई इस क्वेश्चन को मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप मुझे एक बात बताइए। यहाँ अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ इस प्लेस पे मैं, ये हमारी जो होती है ये वाई एक्सिस होती है, हम जानते हैं, और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। अगर मैं वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखा रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को दिखा रहा हूँ, और मैं इसके बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो आप ये बताइए लाइन किस चीज को शो कर रही है। डिस्टेंस ये क्या दिखा रहा है सर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने टाइम में, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने टाइम में, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इतने टाइम में। तो बच्चों ये जो लाइन होती है इसे हम स्लोप बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। ठीक है, तो ये स्लोप किस चीज को दिखा रही है, डिस्टेंस और टाइम के केस में सर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने टाइम में। तो ये स्लोप आ गई आपके डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो ये किस चीज को दिखा रही है, आपकी स्पीड को। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में ये आपको कि काफी ज्यादा डिस्टेंस और टाइम से फैमिलियर हो, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो कि वोल्टेज और करंट के बीच में आपको एक ग्राफ दे रखा है। तो आप मुझे ये बताइए जो R3 है इसमें क्या हुआ, करंट तो काफी ज्यादा है, देखो वोल्टेज तो काफी ज्यादा है, और जबकि करंट क्या हो रहा है इसके अंदर काफी कम फ्लो कर रहा है। जबकि R1 में आप देखेंगे तो R1 में वोल्टेज तो कम है, देखो ये V2 वोल्टेज मान लेते हैं, ये V1, तो V1 तो काफी कम है पहले ही है, और जबकि करंट जो है उसके अंदर काफी ज्यादा फ्लो कर रहा है। R1 देखो ना, आप R1 के ग्राफ को देखिए तो V1 वोल्टेज पे ये I करंट फ्लो कर रहा है, जबकि R3 जो ग्राफ है आपका इसके अंदर वोल्टेज तो बहुत ज्यादा है पर करंट इसमें क्या कर रहा है, कम फ्लो कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये स्लोप आपका यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कम बन रहा है, तो फिर आपका जो ये
पहले तो ये देख लीजिए, ये वोल्टेज है और ये ये करंट है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो रेजिस्टेंस को दिखाएगा। ये आप समझ ही गए हो। अब जो जितनी स्लोप, ये जो थीटा एंगल है वो जितना कम बनेगा तो उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, कम होगा। और ये जितना थीटा एंगल बढ़ेगा, भाई थीटा एंगल जितना ही बढ़ेगा, ये थीटा 2 है, तो जितना थीटा एंगल बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी इसका क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको बताया भी कैसा है कि ये देखिए ना, आप यहाँ वोल्टेज तो कम है जबकि करंट इतना फ्लो कर रहा है, इसमें वोल्टेज काफी ज्यादा और करंट जो है वो काफी कम फ्लो कर रहा है। अब आते हैं कि सर इसका रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है, ये बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, ये तो हमें समझ में आ गया सर कि रेजिस्टेंस जो पहले वाली स्लोप है रेजिस्टेंस, इसमें करंट जो है वो ज्यादा फ्लो कर रहा है। पहला जो R1 है इसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, जबकि R3 के अंदर वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट जो है वो आपका कम फ्लो कर रहा है। तो अब आप ये बताइए, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। सर जी रेजिस्टेंस का काम होता है इट अपोजिस करंट। ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अब R1 में तो क्या हो रहा है, R1 तो ज्यादा करंट को फ्लो करा रहा है। भाई R1 जो है वो ज्यादा करंट, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से, R इक्वल टू V अपॉन I। अगर करंट ज्यादा है अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा ना। तो ये R1 करंट तो काफी ज्यादा फ्लो कर रहा है, और तो R1 जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका सबसे कम होगा। R2 सबसे जो है, उसके बाद R1 सबसे कम हो गया, उससे ज्यादा R2, और सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका R3 रेजिस्टेंस होगा। R3 रेजिस्टेंस इसलिए ज्यादा है, इसमें वोल्टेज ज्यादा है, उसके बाद भी करंट कम फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस R3 है ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब तो ये करंट को फ्लो ही नहीं करने दे रहा है। तो आप देखिए कि पहला तो एक गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपसे कह रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R3, तो ये भी गलत होगी सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड वाली जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि R3 इज ग्रेटर देन R2 और एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इसे ओम्स लॉ भी देख लिया, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन भी आपने देख लिया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो ये भी आपका रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द डायग्राम व्हेन की इज क्लोज। अब बच्चों की क्लोज होगी तब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर की ओपन है, भाई की मींस जो आपके बोर्ड होते हैं ना इलेक्ट्रिकल बोर्ड, उसमें स्विच लगे रहते हैं तो उसे की बोलते हैं। अगर की ओपन है तो फिर आपका जो है करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और की क्लोज है तो आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आप देखिए मुझे कि इस क्वेश्चन में बताओ आप कि ये जितने भी 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पर, एक 1 ओम का, एक 3 ओम का, और एक हमें दिख रहा है 2 ओम का। 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं 1 2 3। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये तीनों जो आपके रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में। सर सीरीज में आपने बताया था कि सबके अंदर करंट एक जैसा फ्लो करेगा, तो करंट की आपको डायरेक्शन पता है ना, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो करंट हमेशा क्या करेगा, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा या माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेगा, बताओ जल्दी से। करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा या माइनस से प्लस की तरफ करेगा, बताओ। देखिए सर, काफी बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो देखिए, प्लस और माइनस, माइनस का मतलब होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ फ्लो करते हैं आपके, प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, प्लस की तरफ होगी। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हम करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन जो दिखाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं। तो करंट जो फ्लो करेगा वो देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ये हो गई, इलेक्ट्रॉन तो आपके माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जबकि करंट आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की हम जब करंट को दिखाते हैं तो हमेशा हम कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है करंट की वो हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, तो प्लस से माइनस की तरफ करेगा, तो ये जो है इधर की तरफ फ्लो करेगा। और ध्यान रखना कभी भी सर्किट बनाने को आ जाए तो प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस की तरफ से हम जब करंट को चलाएंगे तो हमेशा की जो होती है वो प्लस वाली साइड पे ही लगती है, बात ध्यान रखना, प्लस वाली साइड पे की लगेगी। तो सबसे पहले जो करंट जो है वो किस में जाएगा आपका, ये जो करंट है ये जाएगा हमारे 2 ओम के रजिस्टर में, तो ये R1 हो जाएगा। सिमिलरली अब आपका जो है रेजिस्टेंस जो जाएगा, करंट जो है आई करंट जो है फ्लो करता हुआ जा रहा है, आई R3 इसमें 3 ओम में जाएगा, फिर यही आई करंट फ्लो करता हुआ जाएगा इस 1 ओम रजिस्टर में, तो ये हो गया आपका R3। अब आपसे क्या है, क्या रहा है, तो आपने समझ लिया, इससे भी काफी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो
कि किस तरह से सर्किट बनता है, कहाँ की लगती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, ये आपने सीख लिया इसमें। अब आपसे क्या कह रहा है ये कि 3 ओम के अंदर आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 ओम में, जो 3 ओम में के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, अभी हमने देखा ना कि सभी में आई करंट फ्लो करेगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कि करंट फ्लो इन होल सर्किट, करंट फ्लो कितना करेगा पूरे सर्किट में। तो पूरे सर्किट का हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये सभी के सभी सीरीज में कनेक्ट हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास वो कितना आएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल जो RT मान लेता हूँ मैं टोटल को, तो RT आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1। तो RT जो आपके पास आएगा 2 और 3 5 और 6 ओम। टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का 6 ओम। अब आपको करना क्या है, अब आपको बताना है तो करंट, तो करंट हम मान लेते हैं I। तो हम जानते हैं V इक्वल टू आपके पास आता है IR। तो वोल्टेज आपके पास कितने का सोर्स लग रहा है इसमें, जो टोटल सोर्स है वो 2 वोल्ट का है। करंट आपको निकालनी है, टोटल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो है 6। तो 2/6 आपके पास I कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो I की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर। अब आप बताएंगे कि R3 के अंदर आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता ही है पहले से कि जो वोल्टेज होती है सब में अलग अलग जाएगी इसमें। तो R3 का अब आपको निकालनी है वोल्टेज इन R3। R3 के केस में निकालेंगे तो V इक्वल टू हम जानते हैं आई R होगा। I कितना फ्लो करेगा, जो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा वही आपका R2 में भी फ्लो करेगा। तो R2 में जो करंट फ्लो करेगा वो 1/3 करेगा, क्योंकि सभी के अंदर 1/3 जाएगा। R3 ओम का रेजिस्टेंस R3 में निकालना है आपको वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए R3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो 3 से 3 वेट हमें ना 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में निकालनी थी ना, तो हम यहाँ R3 ना लिख के R2 की वैल्यू लिखेंगे। R2 को हमने माना है ना 3 ओम का, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जो है आपकी 3 वाले में जाएगी। अब अगर आपसे पूछ ले और किसी में, तो आप इसी तरह और सबका भी निकाल सकते हैं इसमें कि कितनी कितनी वोल्टेज सब में जाएगी, क्योंकि वोल्टेज सब में अलग अलग जाने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स फुली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए ये एक आपका वायर है जो कि कंप्लीटली रेजिस्टिव मटेरियल है। अगर ये रेजिस्टिव मटेरियल होगा तो होगा क्या इसमें, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, हमने जैसे पहले ही देख लिया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके 1/I। या आप ये कहोगे रेजिस्टेंस जो होगा, हाँ बिल्कुल सही लिखा था हमने, रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर करंट आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर सपोज करिए कि अगर बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टिव एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो सभी की सभी। सर एक बात बताइए, जब हीट सपोज करिए कि सर करंट इस वायर में आपने करंट आई फ्लो कराया, तो आई तो इसमें फ्लो करेगा ही नहीं, तो सर वो करंट गया कहाँ। क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये करंट गया कहाँ। तो एक्चुअल में जो करंट होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी के अंदर। ध्यान रखने की वाली बात है कि करंट जो है वो आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो हाई रेजिस्टिव मटेरियल में से पास करता है। तो अब देखिए, जो आपके घर में हीटर होता है या जो भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो गर्म होते हैं, सर गर्म होने वाले में तो हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी सर हीट जब पास, करंट जब पास करता है तो सारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट कर देता है वो आपका हीट एनर्जी में। क्यों करता है, क्योंकि बल्ब के अंदर जो वायर यूज करते हैं वो फिलामेंट उसे हम बोलते हैं, और वो सर फिलामेंट किस चीज का बना हुआ होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो वो एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल है, तो उसमें क्या होता है वो सभी की सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एंड साथ में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। अब वो क्या कह रहा है, जो हीट प्रोड्यूस होगी इस कंडीशन में, जो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, हीट एनर्जी भी हमारी बढ़ेगी। उसके बाद में, और ये हीट एनर्जी कितनी बढ़ती है, करंट के स्क्वायर के टाइम्स। अगर आपने करंट 5 एम्पियर बढ़ाया तो आपकी जो हीट एनर्जी है वो 25 हो जाएगी। ये समझ लीजिए, जो हीट होता है जो प्रोड्यूस होती है वायर के अंदर वो कितनी होती है, आई स्क्वायर टाइम्स। देन और किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। जो हीट आपकी जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के ऊपर भी होगी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा मटेरियल का, वैसे वैसे हीट ज्यादा उसके अंदर ट्रांसफर होगी। उसके बाद है टाइम। अब सपोज करिए
एक आपका हीटर है, अगर हम हीटर को विद इन 4 या हम 2 या 3 सेकंड्स के लिए ऑन करते हैं, तो क्या वो गर्म हो जाएगा? ज़्यादा गर्म होगा? देखो उसका रेजिस्टेंस करंट तो उसके अंदर सेम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस भी उसका सेम रहेगा। पर एक बात बताओ, अगर बहुत देर तक हीटर को गर्म किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो उसकी कॉइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और अगर हमें कुछ सेकंड के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करेंगे तो उसकी जो वायर होगी वो काफ़ी कम गर्म होगी। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आल्सो टाइम के। जितनी देर आपका करंट उसमें फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा ही हीट उसमें भी प्रोड्यूस होगी। पर सबसे जो मेन डिपेंड करता है वो आई स्क्वायर के टाइम्स करता है। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए कि अगर करंट आपका ज़्यादा थोड़ा भी बढ़ता है ना, तो हीट जो है वो आपकी ज़्यादा फ्लो करेगी। तो इस चीज़ की एप्लीकेशन हम आगे भी देखेंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हीट है वो आपकी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। और अगर आपको पता है इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे तो हम कांस्टेंट लगा देते हैं K I स्क्वायर RT। तो आपके पास यहाँ पर आएगा K की वैल्यू 1 कर देंगे तो I स्क्वायर RT आएगा। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आप ये मान के चलिए ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कि जो हीटिंग जब एक हाईली रेजिस्टिव मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कराया जाता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हीट एनर्जी में। और जो ये हीट प्रोड्यूस होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम, कितनी देर के लिए उसमें से करंट फ्लो किया गया है। इन तीनों को ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ध्यान रखना ये जो हीट है इसकी यूनिट जो होगी वो आपकी जूल होती है। हीट जो है वो आपकी जूल में आएगी, इसलिए हम इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जूल एक साइंटिस्ट हुए, उनके द्वारा ये नियम दिया गया था, लॉ दिया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए तो आप सेम बता के आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके ऊपर जो डिवाइस होते हैं जो इस एप्लीकेशन के इस लॉ के ऊपर जो बनाए गए हैं, जो इस लॉ के ऊपर वर्क करते हैं, उसके अंदर आपका आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर जैसा हम डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, आपको मैं बता देता हूँ हीटर और आयरन के अंदर जो वायर यूज किया जाता है वो नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है जो कि एक हाईली रेजिस्टिव होता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला कि लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। जो भी आप हीटिंग एलिमेंट यूज करते हो उसकी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जैसे हमने बात करा जो हीटिंग एलिमेंट है, जैसे नाइक्रोम का वायर है या टंगस्टन हमने यूज किया, तो उसकी सबसे पहली तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। जो उसकी प्रॉपर्टी में आप देखो जितना ज्यादा रेजिस्टिव होगा उतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। और नंबर सेकंड क्या होना चाहिए, अब आप बताओ, अगर इतनी ज्यादा हीट उसमें से फ्लो करेगी, बहुत ज्यादा हीट जब फ्लो करेगी तो भाई वो भी तो एक मेटल का ही बना हुआ है, अल्टीमेटली किसी ना किसी चीज का तो बना हुआ होगा वो। तो वो गर्म होके क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्ट हो गया तो वो तो ब्रेक कर जाएगा, तो फिर आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में एक तो वो हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, नंबर सेकंड हाईली रेजिस्टिव के साथ वो होना चाहिए आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो भी आप मटेरियल यूज करेंगे उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के रूप में। ये तो हो गया आपका पहले का आंसर। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है सेकंड क्वेश्चन में, टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की एक ग्लास की ट्यूब होती है और इसके अंदर एक क्या होता है, एक वायर होता है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर एक नॉर्मल वायर होता है जो कि क्या होता है, अब इसमें क्या होता है आपका करंट फ्लो करता है इस वायर में। तो जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा, वायर जो है, अगर एक रेटिंग का वायर होता है, सपोज करिए ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो 5 एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा तो ये वायर इजीली अपने थ्रू उस 5 एम्पियर के करंट को फ्लो करा के रखेगा। पर जैसे ही ये 5 एम्पियर से करंट थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा 5.1 5.2, तो ये क्या होगा, ये वायर आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेक कर देगा सर्किट। ये जो वायर है बीच में से क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका फ्यूज डैमेज हो जाएगा। सर फ्यूज डैमेज हो जाएगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अब जो करंट फ्लो कर रहा था आपका सर्किट में तो वो फ्लो आपका क्या होगा, रुक जाएगा और आपका जो सर्किट है या जो भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो आपका खराब होने से बच जाएगा और आपका ये फ्यूज जो है वो खराब हो जाएगा। तो फ्यूज हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, एक एक कारण हो सकता है कि बाहर से सप्लाई ज्यादा आ जाए, एक हो सकता है कि अगर सपोज करो इंटरनल सर्किट है आपका वो कहीं पर डैमेज हो जाता है, तो ऐसे में भी वो फ्यूज जो है वो ज्यादा करंट, वो जो सर्किट है आपका डैमेज हो गया इंटरनली, कहीं से भी उसका कोई भी कंपोनेंट आपका मान लीजिए खराब हो जाता है तो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, तो ऐसे में भी फ्यूज जो है वो खराब हो जाता है, पर आपका सर्किट जो है ओवरऑल वो बचा रहता है।
तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज ये हो गया। अब आप समझिए क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम गर्म कराने में यूज ले रहे हैं। अगर आप सपोज करो ये ब्रेक ही ना हो, अगर ये जो आपने वायर यूज करा है इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होगा, तो क्या इसमें जो हाई होगा रेजिस्टेंस इसका, तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या ये एप्लीकेशन इसकी होगी? क्या इसकी ये प्रॉपर्टी हम ऐसा फ्यूज चाहेंगे जिसके अंदर से करंट ही फ्लो ना करे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस। जो आप इलेक्ट्रिकल फ्यूज में वायर यूज करेंगे उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अब सपोज करो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो आपका जो फ्यूज का वायर है वो गलेगा ही नहीं भाई, मेल्ट ही नहीं होगा। मेल्ट ही नहीं होगा तो ब्रेक कैसे करेगा सर्किट? तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ी देर में ही, जैसे ही करंट ज्यादा होगा, जैसे ही करंट ज्यादा हो तो वो आपका जो फ्यूज है वो ब्रेक हो जाना चाहिए मेल्ट होके। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अगर हीटिंग एलिमेंट होगा तो उसका काम है हीट करने का, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। पर फ्यूज का काम क्या होना चाहिए? फ्यूज का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, जिससे कि इजिली करंट फ्लो करा सके अपने अंदर से। और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए, कि जब उसके अंदर करंट बढ़े, जैसे ही करंट बढ़ने पर वो तुरंत गर्म होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आपका। करंट तो बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो तुरंत क्या हो जाना चाहिए? वायर मेल्ट हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, बहुत आराम से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को और आप दिमाग लगा पा रहे होंगे चीजें चल कैसे रही हैं। अभी तक जो आपने रटा होगा, रटते होंगे, वो रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क। तो अभी हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। एक्सप्लेन हाउ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग अप्लायंस। तो ये भी हमने बात कर ली है कि जब हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाता है सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर के अंदर हीट ज्यादा होगी। हीट की वजह से वो क्या होता है, उसके जो वायर होता है फ्यूज वायर, वो मेल्ट हो जाता है एंड ब्रेक द सर्किट। और ब्रेक हो जाता है सर्किट तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, अब कोई फ्लो ही नहीं करेगा करंट। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ऐसे में जो आपका सर्किट है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो ये आपने देख लिया किस तरह से इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ फोर आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज so as to give an effective resistance Rs and then connected in parallel so give an effective resistance Rp, find the ratio of Rs upon Rp। देखो क्वेश्चन फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया। मैंने आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि पहले भी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेजिस्टेंस आपका कह रहा है कि चार आइडेंटिकल रजिस्टर्स है। आइडेंटिकल माने एक जैसे रजिस्टर्स हैं, सभी के जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम के हैं। पहले तो इन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में जब हमने इन्हें कनेक्ट किया तो जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो आरएस, हमने माना कि उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। सर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? जो हम निकालते हैं ना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। फिर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट करा तो हमने आरपी माना। तो देखो अब आप जान चुके हो बच्चों कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है वो कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से चलता जाएगा। आपके पास यहाँ क्या क्या रहा है क्वेश्चन में? चार आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, आपके पास चार रजिस्टर्स हैं जो कि सभी के सभी 8 ओम के हैं। तो जो आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। भाई चार रजिस्टर है ना आपके पास 8 ओम के, तो 4 बार 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में सभी रजिस्टेंस का सम क्या होता है? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? सभी रजिस्टर्स का सम। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 8 4 जा 32, तो 32 ओम आ गया आपके पास आरएस, मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। देन आपसे क्या कह रहा है वो कि देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इन चार रेजिस्टेंस को आपने क्या किया? चार रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करा। तो जो पैरेलल में आप इन्हें जोड़ोगे तो आपके पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हमने आरपी से माना है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4, तो आपके पास ही आएगा 1/8 1/8 1/8 1/8। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ 4/8। अच्छा ये 1/RP होगा, तो 1/RP की वैल्यू आपके पास आ रही है 4/8, बेसिकली 1/2। तो यहाँ पर RP आ जाएगा आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 ओम। नाउ नाउ आपको क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि आर एस अपॉन आरपी निकालने में, मतलब रेशियो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेशियो आपको निकालना है किसके? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आर एस बाय आरपी जब आप करेंगे आरपी, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारे पास है 32 और अपने पास जो है पैरेलल में रेजिस्टेंस है 2 ओम।
तो अगर आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो यू गॉट द वैल्यू 16 ओम। तो 16 ओम जो है आपको मिल गया आंसर, इन दोनों का रेशियो 16। अच्छा एक मिनट, एक गलती हो गई है, ये जो होगा आपके पास ओम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है रेशियो है, तो रेशियो ओम में नहीं आएगा, वो आएगा आपके पास सिंपली 16। तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हैव। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सारे जो मैंने आपको बताया ना, जो चैप्टर है बच्चों, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है। कोशिश यही करना अपनी, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, सपोज करो मैथ्स का भी, तो वो जो क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछता है ना, प्रैक्टिकल बेस पे पूछता है, जो आपकी रियल लाइफ में काम आए थोड़ा। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसकी वायरिंग 15 एम्पियर है। अब देखिए कह रहा है, जो हम बाजार से वायर खरीद के लाते हैं ना बच्चों, तो वो वायर जो आते हैं वो क्या आते हैं, एक तो साइज के हिसाब से आता है अपने 1 mm 1.5 mm और देन 2 mm 2.5 mm, इस तरह से वो गेज बोलते हैं, मैंने गेज के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा इनकी एक अपनी एक रेटिंग होती है, करंट रेटिंग। अब 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर करंट तक ये क्या कर सकता है, आपका अपने अंदर से पास करा सकता है 15 एम्पियर करंट। तो 15 एम्पियर करंट काफी ज्यादा करंट होता है। जो हमारे घर में जैसे ये फैन वगैरह होता है ना, ये 5 एम्पियर से भी कम का करंट ड्रॉ करता है। पर जो 15 एम्पियर हो गए, लाइक हमारे घर में गीजर हो गया, या आपके यहाँ जो इंडक्शन होता है, या जो अभी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। सर क्यों करते हैं? हीटिंग अप्लायंसेस सबसे ज्यादा करंट इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो जितना ज्यादा ये करंट ड्रॉ करेंगे, उतनी ही ये क्या करेंगे, आपकी हीटिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जितने भी हमारे घर में हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, तो वो क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ही ये हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, साथ में ये करंट भी ज़्यादा ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे करंट ज़्यादा ड्रॉ? क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 15 एम्पियर का करंट जो है, वो बड़ी एप्लीकेशंस में, मीन्स जहाँ हीटिंग एप्लीकेशंस होती हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है 15 एम्पियर का करंट। तो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 15 एम्पियर का करंट आप किस वायर के लिए यूज करेंगे। तो हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, बिल्कुल बात सही है। लो पावर रेटिंग फैन के लिए तो हमें यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहां 15 एम्पियर का हम यूज थोड़ा ना करेंगे वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देखेंगे सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट्स रेस्पेक्टिवली आर। आपसे क्या कह रहा है वो, कि सबसे पहले तो ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आपको पता होगा, वोल्ट मीटर जो होता है उससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, और ये हमेशा सर्किट के जो होगा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वोल्ट मीटर से मेजर क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप कह सकते हैं वोल्टेज। नेक्स्ट, ये जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो काफी ज्यादा हाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ये कि लीस्ट काउंट बताना है आपको वोल्ट मीटर का। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पहले तो आप समझिए लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लीस्ट काउंट होता है बेसिकली कि एक कोई भी आपका स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, जो मिनिमम उसमें सबसे कम मेजर क्वांटिटी की जा सकती है, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। देखो नाम के अंदर ये लीस्ट, लीस्ट माने क्या होता है, सबसे कम, काउंट माने गिनना, सबसे कम कितनी रीडिंग वो गिन सकता है, कितनी कैलकुलेट वो रीडिंग कर सकता है। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, देखिए। अब आप देख रहे होंगे ये जो वोल्ट मीटर है वो मिनिमम जो है वो कितना मेजर कर सकता है, 0, और मैक्सिमम रीडिंग इसकी कितनी आ रही है, 3। तो 3, 0 और 3 से, 0 से लेकर ये 3 तक कोई रीड कर सकता है। तो इसके मिडल में क्या आ रहा है आपका 1.5। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें कितने डिवीजन है, डिवीजन क्या होता है, जैसे हमारे स्केल होता है, तो स्केल में यहाँ से लेकर मान लीजिए 2 तक है, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक है, तो इसके बीच में 10 लाइन होती है इस तरह से। तो ये 10 लाइन जो होंगी वो 10 डिवीजन होंगी। तो अगर मैं देखता हूँ कि 0 से लेकर 15 तक कितनी रीडिंग, कितनी डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने देखा 0 से लेकर 1.5 तक आपके 10 डिवीजन है। तो 1.5 मेजर करने के लिए कितने डिवीजन की आवश्यकता पड़ी, 10 डिवीजन की। तो एक डिवीजन कितना कैलकुलेट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली 0.15 वोल्ट। काफी ज्यादा इजी है। देखो 0 से लेकर 15 1.5 वोल्ट तक के लिए आपको कितने डिवीजन की नीड पड़ी, 1 2 3 4 12 डिवीजन आ रहे हैं, सॉरी 10 डिवीजन आ रहे हैं। तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट 0.15 वोल्ट ये मेजर कर सकता है कम से कम। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये सुई इस वाली नीडल जो होती है सेकंड डिवीजन पे होती, तो कितने एम्पियर का, कितने वोल्ट का करंट होता है सर, सेकंड पे है तो 0.15 तो सर आपका जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है 0.30 वोल्ट। ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए, तो 1.5 से ये कितने डिवीजन आ गए, एक और एक, 2 डिवीजन आ गए। 1.5 से 2 डिवीजन आ गए, तो हम क्या करेंगे, 0.15 में 2 डिवीजन आ गए ना, तो 1.5 में हम क्या करेंगे, 0.30 ऐड कर देंगे। 0.30 ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 0 8
1.8। तो ये आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ना 1.5 है, इससे आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 0.15, एक और आगे जाएंगे तो 0.15, तो 0.15 हो जाएगा 0.3। अब 1.5 के आगे जब हम 3 ऐड करेंगे तो 1.80 आएगा। तो जो अब जहां नीडल है वो आपकी रीडिंग कितनी होगी, 1.8 वोल्ट होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपसे क्या कह रहा है ये भी देखिए। जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, आपसे कहा था मैंने कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी उसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस क्वेश्चन है। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए, और आपसे वो क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट 330 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर उसे आपको पता होगा, देखो आयरन जो होती है ना इलेक्ट्रिक आयरन, उसकी हम आपने देखा होगा जब कपड़ों पे थोड़े वैसे कपड़े होते हैं जिसपे हमें ज्यादा गर्म करने की प्रेस को आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसकी जो रियोस्टेट होता है, जो बीच में रेगुलेटर होता है, उसको हम स्पिन करा के उसकी पावर को कम कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा हीटिंग चाहिए तो हम उसको फिर से स्पिन करा के मूव करा के उसकी हीटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम हीटिंग को कम कर देंगे तो पावर कम हो जाएगी, और हीटिंग बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम पावर उसकी कितनी जा सकती है, 880 वॉट जा सकती है, और मिनिमम पावर पे वो जब काम करेगी तो 330 वॉट पे काम करती है। अब ये देखो, क्योंकि सोर्स आपका सेम रहने वाला है, जो इलेक्ट्रिसिटी जब प्लग में आपने लगा रखा है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 220 वोल्ट का है। मतलब जो प्रेस को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, जो प्रेस के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है। तो अब देखिए आपको बताना है कि करंट वो कितना ड्रॉ करेगी और रेजिस्टेंस कितना होगा प्रेस का। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, प्रेस का रेजिस्टेंस का चेंज होगा? नहीं होगा सर, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। जो प्रेस का रेजिस्टेंस होगा पहले भी और बाद में भी वो सेम ही रहेगा, चाहे 330 पे चला लीजिए चाहे 880 वॉट पे चला लीजिए, जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका सेम आएगा। हाँ, करंट अब आपका चेंज आएगा, क्योंकि आपने देखो जो वोल्टेज होगी वो पावर जो है ना वो कम हो गई, तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जो करंट होगा वो आपका चेंज करेगा। तो देखिए पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इक्वल टू वी आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको इसे याद रखना है। पावर इक्वल टू होता है आपके पास वी आई। तो जो V होता है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I जो होता है आपके पास करंट होता है। तो पावर का फॉर्मूला इस तरह से आपके पास आ गया। अब देखिए हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, अगर मैं यहाँ पर V को रिप्लेस कर दूं आई आर से तो ये हो जाएगा आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। तो पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर। और क्या कर सकते हैं सर, ये आ गया आपके पास जब वोल्टेज और करंट थी, ये वाला पावर का जो फॉर्मूला है ये है जब करंट और रेजिस्टेंस हो आपके पास। अब एक फॉर्मूला आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, सपोज करिए मैं पहले वाले फॉर्मूले में आई हटाना चाह रहा हूं, मैं वी और आर की फॉर्म में लेके आऊंगा। देखिए पहला जो फॉर्मूला है ना वी और आई है, पावर का फॉर्मूला वी मल्टीप्लाई आई। आप चाहते हैं कि आई नहीं आए, आई आपको करंट ना गिवन हो, तो अब आपके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज हो, तब आपको मान लीजिए पावर निकालनी हो, तो आप जो है आई को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ में ही आप देखेंगे तो आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वी अपॉन आर। आई की वैल्यू क्या आ गई वी अपॉन आर। तो अगर आप आई की वैल्यू को पुट करेंगे वी अपॉन आर में तो आपके पास आएगा वी मल्टीप्लाई आई की जगह पे क्या आएगा वी अपॉन आर, और पावर इक्वल टू हो जाएगी आपके पास वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर का ये थर्ड फॉर्मूला है। तो तीन फॉर्मूले हैं, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए पावर इक्वल टू वी आई, देन आप उसका कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आइए मैं इसे रेस करके इस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो इसे रेस कर देते हैं फटाफट। देखिए तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको बतानी है इसमें करंट। तो पावर आपके पास जब थी 880 वॉट, जब पावर हमारे पास 880 वॉट थी, वोल्टेज आपके पास जो रही वो 220 वोल्ट रही। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं पावर इक्वल टू वी आई होता है। तो पावर कितनी आ गई आपके पास 880 और वी आपके पास 220। आई आपको फाइंड आउट करना है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 से कटेगा 88 4 टाइम्स। तो आपके पास जो आई आ गया वो आ गया आपके पास 4 एम्पियर, जब पावर कितनी थी 880 वॉट। अब आपसे पूछ रहा है वो कि रेजिस्टेंस भी बताइए। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस भी बता देंगे हम। रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास, अच्छा आपके पास वी भी है और आई भी है, तो आप तो पावर निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी आपके पास 220 है, आई कितना है आपके पास 4। तो 4 से आप इसे काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 मल्टीप्लाई 5 5 20, बचा कितना 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 55 ओम। 55 ओम आपके पास जो है वो आ गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट अब आपसे कह रहा है वो कि सेकंड केस भी में बताइए आप। तो सेकंड केस में अगर हम बताएंगे तो सेकंड केस में पावर बतानी है, तो पावर जब की बार है 330 वॉट, जब वो मिनिमम कंजप्शन कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर इक्वल टू होता है वी आई। 330 वॉट आपका जो वर्क हो रहा है वो 220 वोल्ट पे ही हो रहा है, आपको आई इस तरीके से निकालना है।
तो 11 से हम कट करेंगे तो 11 टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा और 33 जाएगा 3 टाइम्स, तो 3/2 आपके पास आई आएगी, तो आई की वैल्यू आपके पास आ गई 1.5 एम्पियर। अब देखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस भी निकाल के देखना है, वैसे रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए, बाकी देखते हैं। R इक्वल टू आपके पास होता है V/I, तो V कितना है आपके पास 220 और I आपके पास है 1.5। ओके, यहाँ रेजिस्टेंस जो है क्या आपका चेंज आएगा, क्योंकि करंट आपका क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे 10 आ गया, तो 5 से हम कट करते हैं, तो 5 टाइम्स 2 और 5 1.5 आपका कट होगा 3, 3 पंजे 15, तो 3 से कट हो गया ये। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 440/3। नाउ 3 1 14 4 20 6 6 7, तो फिर आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 146.67। देखिए हुआ क्या, ये हुआ कैसे, पावर कैसे कम हुई है, आपने उसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। जब हम रियोस्टेट जिससे प्रेस को कंट्रोल किया जाता है, तो उसमें हम रेजिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे, आप थोड़ा-सा माइंड लगाइए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा, तो करंट क्या होगा आपके पास कम हो जाएगा, अल्टीमेटली पावर भी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर आपकी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस जब कम होगा तो पावर बढ़ जाएगी, तो करंट भी जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा और हीटिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस की 2 वैल्यू आई है। मैक्सिमम में जब पावर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली यार कोई चीज़ की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा ना, जब तो पावर ज़्यादा आ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम आएगा। जब पावर आपकी क्या हो गई बढ़ गई, वो सॉरी पावर कम हो गई, तो ऐसे में रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने यहाँ पर न्यूमेरिकल किस तरह से करने होते हैं इसके हीटिंग के ऊपर या पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो आपने वो सीख भी लिया होगा। नाउ आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्वेश्चन कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हेन द आप सिंपल सी बात कहेंगे कि जब हीट जो होती है, करंट जो होता है आपका वो पास करता है किसी भी एक रेजिस्टिव वायर में से, तो वो क्या करता है उस वायर को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट एनर्जी में। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ रेजिस्टिव वायर या रेजिस्टिव मटेरियल, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द वायर फॉर सम टाइम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आप बता ही सकते हैं कि किस तरह से ये आई स्क्वायर आर टी का रिलेशन है, हमने डिस्कस कर ही लिया, आप वहां से उसे कर देंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये व्हेन वी कनेक्ट टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट इन अ सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको आनी चाहिए। आप एक चीज नोटिस कर होंगे बच्चों कि बार बार जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो रियल लाइफ से संबंधित आते हैं। तो मैंने आपको जो है ये चीज बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे रियल लाइफ से, जो भी आपको साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, या फिर आपको इवन मैं कहूँ तो मैथ्स पढ़नी है, तो मैथ्स में भी आप देखते हो कि काफी क्वेश्चन उनके जो रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस पे रहते हैं, तो रियल लाइफ से संबंधित आपसे पूछना चाहते हैं। तो जब आप पहले तो समझिए कि जो मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट से कनेक्ट कर दिया जाता है एक सर्किट में, तो इस कंडीशन में क्या होता है ओवरलोडिंग हो जाती है। भाई आप खुद सोचो ना, एक सॉकेट है, उससे आपने प्रेस भी चला दी, उससे आपने टीवी भी चला दिया, मोबाइल का चार्जर भी लगा दिया, आपने एक्सटेंशन बोर्ड उससे कनेक्ट कर दिया, तो एक ही सॉकेट से अगर हम कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है। तो क्या होता है, अब मान लीजिए करंट रेटिंग तो उसकी फिक्स है कि वो जो वायर है उससे फिक्स, जो भी वो सॉकेट है उससे फिक्स अमाउंट में करंट जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, आपने ओवरलोडिंग कर दी, तो वो सभी क्या करेंगे, करंट लेंगे, करंट मांगेंगे कि हमें करंट दो, हमें करंट लो। आप खुद सोचिए, सपोज करो आप बैठे हो और आप जो है मान लीजिए क्लास में टीचर है, टीचर के पास सभी लोग अपनी कॉपी, सभी बच्चे अपनी कॉपी लेके जाते हैं, मैम हमारी कॉपी चेक करिए, मैम हमारी कॉपी चेक करिए, मैम हमारी, तो क्या मैम चेक कर पाएंगी, ऐसे नहीं होगा ना, मैम क्या होंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। सिमिलरली अगर सॉकेट है तो सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो सभी करंट को मांगेंगे, करंट मांगेंगे, ऐसे में क्या होगा, वहां पर ओवरलोडिंग की कंडीशन बनती है। तो क्या होगा, जब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, क्या टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सर्किट का बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, अरे सर करंट तो और मांग रहा है वो आपसे, करंट अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ा ना बढ़ेगा। क्या ये पूछ रहा है करंट ड्रॉप फ्रॉम द सोर्स डिक्रीजेस, क्या करंट जो है वो क्या ज्यादा करंट ड्रॉप फ्रॉम द सोर्स डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, करंट तो और ज्यादा फ्लो करेगा। जब ज्यादा आपने सर्किट एक साथ जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक सॉकेट से, तो करंट तो क्या होगा अब आपका बढ़ेगा, फ्लो करना ज्यादा बढ़ेगा, तो करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। और फोर्थ आपसे पूछ रहा है ईच अप्लायंसेस स्टार्ट ड्रॉइंग मोर एंड मोर करंट फ्रॉम द सोर्स, ये तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है वो हमेशा क्या करता है बच्चों,
वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक फिक्स अमाउंट में ही करंट ड्रॉ करेगा। ऐसा नहीं है कोई 5 एम्पीयर का अगर आपका कोई डिवाइस है तो 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है बियॉन्ड रेटेड वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। बिल्कुल, जो कमर्शियल यूनिट होती है, सर कमर्शियल यूनिट क्या होती है? देखिए हम सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हर मंथली एवरी मंथ एक बिल आता है। तो बिल में क्या होता है, मेंशन होता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी है वो किस यूनिट में आती है बच्चों? वो आती है आपके किलोवाट आवर में। सर किलोवाट आवर का तो पता नहीं, हमें ये पता है कि ऐसे आती है 200 यूनिट आपने यूज़ करी है या 300 यूनिट आपने यूज़ करी है। तो बिल्कुल यूनिट्स में आती है, तो 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर में ही 1 यूनिट होती हैं। तो ये किलोवाट आवर ध्यान रखना, कभी भी ये किलोवाट आवर है बच्चों। आप इसे गलती से भी पावर की यूनिट मत लगा देना कि वाट आ रहा है तो पावर है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अगर हम वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क को हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि किया गया वर्क जो होता है वो हमेशा एनर्जी के कितनी एनर्जी आपकी यूज़ हुई है उसी के बराबर होता है। तो वर्क और एनर्जी जो होती है वो आपकी बराबर बात होती है। देखो भई आप कितना काम कर सकते हो? जितनी आपके पास एनर्जी है। गाड़ी कितनी चलेगी? जितना उसमें पेट्रोल होगा। तो जैसे-जैसे पेट्रोल कम होता रहेगा गाड़ी उतनी आगे चलती रहेगी। तो वर्क कितना करेगी? जितनी एनर्जी होगी। तो वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ हम मान के चलते हैं। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम। अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। और आपको टाइम को ले सकते हैं आवर में। तो किलोवाट आवर जो होगी वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 1 किलोवाट आवर जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। और ये कमर्शियल यूनिट जो होती है यूनिट्स, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो एजर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए रीजन। रीजन आपसे कह रहा है क्या 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 होता है? तो देखिए बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 की बात करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम कैलकुलेट। 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है आपके पास 1000। भाई किलोग्राम माने आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 ग्राम। तो किलो का मीन्स हो गया आपके पास 1000। अब आओ वॉट। देखो वॉट क्या होता है? पावर की यूनिट होती है वॉट। तो वॉट इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था वॉट पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वॉट इक्वल टू क्या होगा? जूल। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? टाइम। तो टाइम कितना होता है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वॉट को मैं लिख सकता हूँ जूल अपॉन सेकंड। अब आपके पास है आवर। तो इस आवर्स को कैसे चेंज करेंगे? तो आवर्स को कैसे चेंज करेंगे? तो हमें मिनट सेकंड में चेंज करना है इन्हें। तो सेकंड में 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट इक्वल टू आपके पास 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 ये आ गया आपके पास सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा। आपके पास आएगा 6 6 36, 36 इंटू 1000 जूल। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 और 3 4 5। तो 5 क्योंकि हमने 3.6 लिखा है तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 जूल में 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स होते हैं। तो रीजन तो आपका गलत हो गया। और पहली बात एसर्शन और रीजन के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे रेजिस्टेंस से ही पूछ रहा है। आपसे ये जो वीडियो है ये रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन को ये क्या करेगी? कवर कर सकती है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पढ़िए। इन द गिवन सर्किट व्हेन की इज क्लोज। जब की को क्लोज कर दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब की क्लोज होगी तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता है। ये आपको पता होगा। की हमेशा कहाँ जोड़ी जाती है? राइट साइड में। सर पर यहाँ तो राइट साइड में कह रहे हैं, हमेशा आपके पॉजिटिव साइड में जोड़ी जाती है। की को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमेशा आपके पॉजिटिव साइड में हम कनेक्ट करते हैं, पर यहाँ आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड में है। सर नेगेटिव का कैसे पता चलता है? तो आप देखिए ये जो लगी हुई है ये आपके पास बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो बैटरी में आप देख रहे होंगे कि ये जो है, जो बड़ी वाली जो लाइन होती है बैटरी में, आप देख रहे होंगे ना, बड़ा वाला जो टर्मिनल है, जो लंबा होता है ना टर्मिनल, ये आपको हमेशा पॉजिटिव साइड को दिखाता है। और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है ये हमेशा नेगेटिव साइड को दिखाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ आपने दिखा भी रखी, करंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ये ए क्या है सर? ये ए है आपका एमीटर। सर एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है आपका जो डिवाइस करंट को मेजर करता है। ये ए से हम इसे दिखाते हैं, ये एमीटर का सिंबल है, किस तरह से एमीटर को शो करते हैं।
सर एमीटर को करंट मेजर करता है, एमीटर को कनेक्ट किस में करते हैं, तो सीरीज में। देखो सीरीज क्या होती है आपको पता है। देखो अगर मैं आपको कहूं कि आप सभी बच्चे जो है एक जैसे लाइन में आप इस तरह से खड़े हो जाइए और एक दूसरे का आप हाथ पकड़ लीजिए इस तरह से, ठीक है। जो आपका जो राइट हैंड है वो दूसरे का लेफ्ट होगा, फिर दूसरे का राइट हैंड दूसरे किसी तीसरे का जो है लेफ्ट होगा। तो इस तरह से आप सीरीज में जब खड़े होंगे तो ये सीरीज, हमने बचपन में गेम भी खेला है, चैन वाला गेम खेलते थे कि चैन बनाओ चैन बनाओ। तो वो जो गेम होता है वो सीरीज ही है बेसिकली। अब अगर सपोज करो आप इन दोनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी जो सीरीज होगी कंप्लीट सीरीज ये ब्रेक हो जाएगी। तो सीरीज का मीनिंग ये होता है। अब देखिए अगर सपोज करो हम जैसे स्कूल की असेंबली में रो में खड़े होते हैं, तो जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो अगर उसमें से एक दो बच्चे बाहर निकल भी जाएंगे तो कंप्लीट रो आपकी एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से हम कहते हैं पैरेलल में खड़े हैं। तो अब देखिए आप ये जितने भी इसमें एमीटर है ये आपका सीरीज में, अगर मैं कहीं से भी सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में एमीटर के अंदर रीडिंग क्या होगी, जीरो हो जाएगी। पर अगर मैं वोल्ट मीटर को ब्रेक कर देते हैं तो देखो ये करंट जो है आपका फ्लो करता रहेगा, 2 एम्पियर में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर को जो है हमेशा पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि उसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो कर पाए। जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। हाँ, और आइडियल केस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी होता है इसका। तो देखिए क्वेश्चन में हम देखते हैं, यह तो हो गया जनरल डिस्कशन जो हमने इससे कॉन्सेप्ट सीखे रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट, रेजिस्टेंस करो एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर आप ध्यान रखेंगे सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। अब आप देखिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय 3 रजिस्टर। ये जो तीनों रजिस्टर हैं इनके द्वारा कितना टोटल रेजिस्टेंस है। तो भाई टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है बच्चों, तो कैसे बताया जाएगा कि ये तीनों के तीनों आपको देखना है कि किस तरह से कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। तो आप देखिए सीरीज में कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ आई करंट आपका फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या जाएगा आई। भाई आप जानते हो कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो सभी में क्या जाएगा, करंट सेम जाएगा। पानी जो है अगर आपके एक पाइप में फ्लो कर रहा है तो सभी में पानी तो जाएगा, इन तीनों में पानी तो जाएगा, पर पानी का प्रेशर जो होगा वो कम ज्यादा होगा। पानी का प्रेशर सब में कम ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर हम देखें इसमें तो आई जो है करंट है तो करंट तीनों में सेम जाएगा। देखो ये सीरीज में है तो करंट यहाँ जाएगा, फिर करंट इसमें भी जाएगा और करंट यहाँ भी, तीनों में जो है करंट जाएगा। तो ये आपके जो होंगे वो सीरीज में हो गए तीनों के तीनों रेजिस्टेंस। तो इन रजिस्टर्स का टोटल इफेक्टिव जो हम मानते हैं कि आर टी सीरीज में कनेक्ट है तो हम मानेंगे R1 प्लस R2, सीरीज में हमें पता है इन तीनों का सम हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, R2 की वैल्यू आपके पास 4 है और R3 की वैल्यू आपके पास 6 है। तो टोटल जो आपके पास रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों रेजिस्टेंस का, अगर आप इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा भी देंगे तो वो आपको एक 12 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आप कहते हैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है। अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाते हैं, इन तीनों रेजिस्टर्स को आप हटा भी देते हैं तो अब आपको मात्र एक 12 ओम का रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। फिर वो आपसे की पूछ रहा है रीडिंग ऑफ द एम मीटर, कि एम मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। तो देखिए एम मीटर की रीडिंग के लिए बात करते हैं तो बेसिकली एम मीटर किस चीज को शो करता है। देखो ये आपसे ना क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि आपसे से डायरेक्ट ये नहीं पूछा कितना करंट इसका सर्किट में फ्लो कर रहा है, आपसे वो पूछ रहा है एम मीटर में रीडिंग कितनी आएगी। तो देखो रीडिंग कैसे आती है, ये जो रजिस्टर है ना तीनों ये अपनी ओर क्या खींचेंगे, करंट को खींचने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग के केस में अगर हमने कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक ही सॉकेट से लगा दिए तो क्या होगा, सभी अपनी तरफ करंट ड्रॉ करेंगे। ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या करेंगे, करंट ड्रॉ करेंगे। तो टोटल मिलकर ये टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम का ही तो है। थोड़ा सा आप देखो लॉजिक लगाइए, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मिलेंगे और मिलके करंट को ड्रॉ करेंगे खींचेंगे अपनी ओर। तो इन तीनों की पावर कितनी है, क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं तो इन तीनों को मिलकर जो टोटल रेजिस्टेंस बना वो बना आपका 12 ओम। तो इस 12 ओम की वजह से ही करंट फ्लो करेगा आपका सर्किट में। तो अब आपको निकालनी है एम मीटर की रीडिंग। तो एम मीटर किस चीज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। उसने डायरेक्ट करंट ना पूछ के उसने पूछ लिया एम मीटर की कितनी रीडिंग आएगी। तो आई इक्वल टू आपके पास क्या होता है V अपॉन आर, ओम्स लॉ से। V आपके पास टोटल कितनी है 6, आर आपके पास कितना है 12, तो 1 अपॉन 2 तो कितना आएगा ये आपके पास 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर की रीडिंग आपकी इस जो है 0.5 एम्पियर की रीडिंग आपकी एम मीटर की रीडिंग होगी। तो आपको समझ में आया, बहुत इजीली आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने एम मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करी है। नाउ अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब आपसे पूछ रहा है वो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको बतानी है। तो आप देखिए पहले तो कि वोल्ट मीटर आपका कनेक्ट इस चीज से है। सर कनेक्ट तो ये हमें ऐसा दिख रहा है कि 4 एम्पियर जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उससे कनेक्ट है आपका वोल्ट मीटर। जो आपका वोल्ट मीटर है वो ओनली 4 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट है। तो जो करंट आएगा जो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इस 4 ओम की वजह से आएगी। तो देखिए अब 4 ओम में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि 4 ओम में आर, तो आपको पता है कि आर जो है वो 4 ओम में जो है आर जो है वो 4 ओम हो गया रेजिस्टेंस। तो और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? देखो आपको वी बताना है तो वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर। तो अब आप बताइए मुझे जो आर होगा वो कितना होगा? 4। और आई कितना होगा? तीनों में करंट जो जाएगी वो सेम जाएगी। अभी तो आपको पता है जो तीनों में जो करंट जाती है वो सेम जाएगी। तो 0.5, 0.5 एंड 0.5 तीनों में जो जाएगी करंट सेम जाएगी। तो 0.5 जाएगी इसमें भी। 4 ओम वाले में भी 0.5 जाएगी। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। जो आपका 4 ओम का रजिस्टर है उसके अंदर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 2 वोल्ट आपके पास रीडिंग आएगी। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों, स्टार मार्क कर लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो and the resistance R and cylindrical conductor of length L and the area of cross section A. Use this relationship to determine the SI unit of rho. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रेजिस्टिविटी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। रिलेशन पूछ रहा है आपसे। तो देखो बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है उसका काम क्या होता है? करंट के फ्लो को रोकने का काम होता है रेजिस्टेंस का। अगर हमारी बॉडी भी क्या करती है, कुछ हल्की फुल्की मात्रा में अगर करंट होता है ना तो हमारी बॉडी को करंट वो लगता नहीं है, महसूस नहीं होता, या हम कहो तो हम झेल सकते हैं उस करंट को। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो भी उसको करंट को रोकेगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपके पास जैसे प्लास्टिक का पेन है, तो प्लास्टिक के पेन से तो अगर हम कुछ भी प्लास्टिक की चीज होती है तो प्लास्टिक की चीज में करंट ही नहीं आता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट को अपने अंदर से फ्लो ही नहीं कराएगी। जबकि अगर हम बात करें मेटल की जो चीजें होती है उनके अंदर करंट फ्लो करता है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा क्या होता है? कम होता है। तो उनके अंदर करंट क्या होता है? फ्लो करता है। नाउ जो रेजिस्टेंस होता है ना बच्चों, एक आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। इसको सर कैसे? ये समझ में नहीं आया सर, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रिक पोल है, एक आपके घर के पास इलेक्ट्रिक पोल है, एक आपके घर के बिल्कुल काफी ज्यादा दूर, मान लीजिए आधे किलोमीटर पे एक इलेक्ट्रिक पोल है। तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक पोल से सप्लाई लेनी होगी तो आप अपने घर के आधा किलोमीटर दूर से आप जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई लेंगे, या फिर आप जो है अपने घर के बिल्कुल पास वाले पोल से इलेक्ट्रिक सप्लाई लेंगे? ऑफ कोर्स आप बिल्कुल अपने घर के पास वाले से इलेक्ट्रिक सप्लाई लेंगे। क्यों? उसका कारण है सर, क्योंकि जब दूर से करंट आएगा ना तो काफी ज्यादा करंट जो है वो वायर ही कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि वायर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो आपके घर तक आते आते तक बिजली क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लेंथ के बढ़ने पर हमने देखा कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का कह दीजिए। रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ए फॉर यहाँ पर क्या है आपके पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट होगा ये होगी वायर की लेंथ, और जो ये एरिया होता है वायर का, ये जो वायर का जो एरिया होता है ना, मोटाई जिसे आप कहोगे कि वायर की जो मोटा कितना वायर है ये, तो ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा इट मींस वायर जो है मोटा होगा, तो रेजिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। सर ये चीज नहीं आई समझ में। अगर वायर मोटा होगा तो उसके अंदर तो करंट कम फ्लो करना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। नहीं, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है, तार अगर मोटा है तो उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अब आप मुझे पहले ही मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में आज बताया था, आप ये मान के चलिए कि एरिया ऑफ करंट जो होता है वो वाटर है। तो अब आप मुझे बताइए कि पतले पाइप से, अगर पतला पाइप है तो उससे पानी की बकेट आपकी जल्दी फिल हो जाएगी, या अगर मोटा पाइप है, मोटे पाइप से पानी की बकेट जल्दी फिल होगी? ऑफ कोर्स पानी के मोटे पाइप से सर बकेट जो है वो जल्दी फिल हो जाएगी, क्योंकि उसे जो है पानी ज्यादा फ्लो करेगा, मींस करंट ज्यादा फ्लो करेगा अगर तार मोटा है तो। अब आप मुझे बताइए अगर आपके घर के बाहर कह दिया जाए इलेक्ट्रिक पोल पे मोटी वाली लाइन लगेगी, वायर की जो है वो मोटी वाली लाइन केबल बिछेगी, तो क्या आप मोटी वाली केबल बिछवाना चाहेंगे या पतली वाली केबल बिछवाना चाहेंगे?
बिल्कुल, आप क्या करेंगे, मोटी वाली केबल होगी जिससे कि अब हमारे यहाँ बिजली जो है वो अच्छी आएगी। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए, अगर हम रिलेशन देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो इनसे रिलेशन क्या आ रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ रहा है। लेंथ और ये एरिया के स्क्वायर के होता है, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन, एक मिनट, एरिया एरिया लिखिए आप, ठीक है। एरिया के, ये क्या होगा आपका, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आप इसमें से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आर एल अपॉन, ये आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये है रो, इसे हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये जो आपने कांस्टेंट लगाया है इसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। तो आर डायरेक्टली, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। ये रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की चेंज नहीं होती है। रजिस्टिविटी चाहे लेंथ बढ़ा दो चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, वो रजिस्टिविटी ऐसी यूनिट होती है जो कि चेंज नहीं होगी। तो रजिस्टिविटी जो होती है कांस्टेंट होती है। आपसे पूछ रहा है कि रजिस्टिव रिलेशन बताना था आपको इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का, तो रो इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर ए, इधर चले गया, अपॉन में एल। तो रो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आर ए बाय एल आ गया। तो ये आपने रिलेशन बता दिया। अब आपसे पूछ रहा है इसकी एसआई यूनिट बताइए, तो बिल्कुल एसआई यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, रेजिस्टेंस की होती है सर ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ, लेंथ आपकी होती है मीटर में, तो इस मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास रो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल ओम मीटर। तो आपने ये भी बता दिया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो, फाइंड द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर। नाउ डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.4, डायामीटर आपको दे दिया 0.4 mm। और आपसे क्या कह रहा है, जो रेजिस्टेंस है वायर का वो है आपके पास 3 ओम। आपको रजिस्टिविटी इसकी बतानी है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए बाय एल। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे दिया आपके, 3 ओम। एरिया, भाई एरिया क्या है, ये कैसी शेप है, ये जो है आपके पास ये कैसा है, ये सर सर्कुलर शेप है। देखो आपसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई का एरिया पूछ रहा है, तो गोल हो गया ना बिल्कुल सर्कल जैसी। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर। अब आर आपके पास देखिए 0.4 mm है। तो सबसे पहले तो आपको रेडियस निकालनी होगी, तो रेडियस आपके पास हो जाएगी 0.2 mm। अब देखिए ये है आपका मिलीमीटर में आपको लाना है, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो मिलीमीटर में ना होके वो होती है मीटर में, ओम मीटर। तो आपको इस 0.2 mm को मीटर में लाना पड़ेगा। सर हमें तो मीटर में नहीं आता कन्वर्जन, तो मैं आपको बताता हूँ। हम ये तो जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में लेके आएंगे तो 0.2/10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो आप जानते होंगे 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 0.02 में कितने होंगे, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे आएगा 100, तो 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर -2 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है ना, पाई 0.02 मल्टीप्लाई 10/2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन कितना आएगा आपके पास एल। एल क्या है आपके पास 120 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में चेंज करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.2। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, तो 3 से 1.2 कटेगा आपके पास 0.4 टाइम्स पाई। पाई की वैल्यू हम रखें, एक काम करते हैं, पाई को हम रखते नहीं है, पाई की वैल्यू रहने देते हैं ऐसी। 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 बाय 0.04। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर एक 10 आएगा, इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आएगा नीचे। तो 4 2 से क्या कट गया आपके पास, 4 कट, ये कट जाएगा 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर ऊपर -4 और 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर 4। तो ये आपके पास आएगा 10 की पावर
एक मिनट, -3 माइनस के 4 तो माइनस के 7 पाई, तो ये आपके पास आएगा 3.14 पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो ये आपके पास जो आ गई रजिस्टिविटी निकल के आ गई 3.14 इंटू 10⁻⁻7। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मेन था आपके किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है। ध्यान ही रखना है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर करना है। पाई की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा था ना तो कोई 22 का मल्टीपल है, या 11 का मल्टीपल है, ना कोई 7 का, तो मैंने इसलिए पाई की वैल्यू 3.14 करके सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर आर थ्रू अ करंट आई, हम जानते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपको मैंने क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर दिया था, आप वहां से उसे देख लीजिएगा रिलेशन कैसे आया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, करंट 2 एम्पियर है और 100 सेकंड है। टाइम आपके पास जो है वो 100 सेकंड है। ध्यान रखना है आपको टाइम जो है वो सेकंड्स में ही लेके चलना होता है। सर आवर में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आवर्स में आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो करंट होता है, करंट की यूनिट किस में आती है, सेकंड्स में होती है ना। करंट जो होता है वो आपके पास सेकंड्स में होता है, तो इसलिए आप टाइम को सेकंड में लेके चलेंगे। जबकि पावर वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां आप आर में लेके चलेंगे। तो देखिए अब इसमें आप देखेंगे आपको निकालने क्या है, हीट प्रोड्यूस। तो हीट आपके पास होती है H। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप देख रहे होंगे रिपीट कर रहा है, कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपके पास। आई स्क्वायर, आई आपके पास है 2 × 2, आर आर आपके पास 10 है एंड 100, तो नाउ आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4000 जूल, क्योंकि हीट की यूनिट होती है जूल। आप इसे 4 किलो जूल भी लिख सकते हैं क्योंकि 1000 को हम किलो जूल लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट, मटीरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, हम पहले भी इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर चुके हैं। कोई भी आपको हीटिंग मटेरियल बनाना है, हीटिंग एलिमेंट बनाना है, तो सबसे पहले तो हीट जब करेगा जब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आप जानते ही हैं भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। बस इसमें मीटर भी आ जाता है एक फैक्टर, क्योंकि लंबाई होनी चाहिए ना, तो मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेजिस्टिविटी जबकि आपको पता है कांस्टेंट रहती है किसी भी मटेरियल की, तो एक तो उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टिविटी भी हाई होगी, तो रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए जब तो वो हीट करेगा। और साथ में जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होना चाहिए। कहीं दिखा आपने जैसे ही हीट उसमें से पास कराई वो मेल्ट कर गया, तो मेल्ट भी नहीं होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा उसका रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड। अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है मींस तार की मोटाई को अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद हमने देखा था रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देन मटेरियल, ऑफ कोर्स मटेरियल के ऊपर तो रेजिस्टेंस डिपेंड होगा। मटेरियल क्या है, वो कंडक्टर है या फिर आपका नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर आप कह लीजिए। अगर अच्छा मटेरियल है, मान लीजिए कि कॉपर है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस तो काफी कम होगा। अगर वहीं पर बात करें एयर, तो एयर का रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा होता है ना। एयर में करंट कहाँ फ्लो करता है, अगर दो तार इतनी दूर दूर हो, इनके बीच में एयर है, तो क्या इनमें करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करता। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है पर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर तार आप ऐसे घुमा दो, चाहे तार आप स्क्वायर बना दो, तार की अगर थिकनेस जो है वो सेम है और लेंथ अगर सेम है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही रहने वाला है दोनों केस में। तो इसलिए शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके लिए सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट लेके आ जाएंगे उसमें हम कवर करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वो जो इसका सेकंड पार्ट होगा। तो आपने ये पार्ट देखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।